हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों, आज का ये सेशन 10 जनवरी का ये सेशन है जो करंट अफेयर्स का सेशन है। आइए इस सेशन को करते हैं शुरुआत और देखते हैं इस सेशन में क्या क्या है। आपको बता दें कि इस सेशन में सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे पूरे व्याख्या के साथ। कुछ प्रश्नों को रिवाइज करेंगे वन लाइनर्स के फॉर्म में और अभ्यास प्रश्न भी आपके लिए होगा एक सेशन के अंत में, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा मैं बहुत जल्द टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से, और यह अभ्यास प्रश्न था, झारखंड में मानव तस्करी की समस्या से निजात पाने के लिए झारखंड में किस राज्य के मॉडल के तर्ज पर कानून बनाने की तैयारी शुरू की गई है? बिहार, तमिलनाडु, हरियाणा या उड़ीसा? आपको बता दें कि तमिलनाडु राज्य के मॉडल पर झारखंड सरकार मानव तस्करी की समस्या से छुटकारा पाने के लिए कानून बनाने की तैयारी कर रही है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि झारखंड में मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या एक बड़ी समस्या है। इसको लेकर झारखंड सरकार तमिलनाडु मॉडल पर काम कर रही है और तमिलनाडु में एक कानून है जिसका नाम है तमिलनाडु मैनुअल वर्क्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ वर्क्स एक्ट 1982, और इसी की तर्ज पे झारखंड सरकार भी कानून बनाने की तैयारी शुरू कर चुकी है। आपको बता दें कि झारखंड के अलावा प्रवासी जो श्रमिक हैं उससे संबंधी बोर्ड के गठन का भी प्रस्ताव झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि झारखंड में जो मानव तस्करी है ये बड़ी समस्या है। बड़ी संख्या में मानव तस्करी यहाँ की महिलाओं का खासकर होता है, और एक टीआरआई का रिपोर्ट आया था कुछ दिनों पहले जो बाल कल्याण संघ के द्वारा जारी किया गया था। उसके अनुसार आपको बता दें कि झारखंड में मानव तस्करी की शिकार होने वाली बच्चियां जो हैं उसमें अधिकतर 90% आदिवासी महिलाएं होती है और 10% दलित समुदाय से, यानी कह सकते हैं कि आदिवासी और दलित समुदाय से SC/ST की ही महिलाएं ज़्यादातर होती है। 100% तो इन्हीं के बारे में रिपोर्ट बताया गया है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार होती है। और इसी से संबंधित डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान यानी TRI के द्वारा एक शोध में ये जानकारी मिली है। और TRI ने जो यह शोध किया है मानव तस्करी पर, ये बाल कल्याण संघ के द्वारा किया गया शोध है। और ये जो बाल कल्याण संघ है जिसका पहले नाम भारतीय किसान संघ था, ये TRI के साथ काम करने वाली संस्था है। चलिए अब कुछ नए प्रश्नों को देखते हैं इस सेशन में, और नए प्रश्नों में जो आज का पहला प्रश्न है यह है, रांची में आयोजित राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव 2024 में सभी स्टॉल्स के नाम निम्नलिखित में से किस पर रखे गए थे? फूलों के नाम पर, पेड़ों के नाम पर, फलों के नाम पर या किसी झारखंड के विभूतियों के नाम पर? दोस्तों, इसका सही उत्तर है पेड़ों के नाम पर सारे जो स्टॉल्स लगाए गए थे राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव में जो रांची में आयोजित किया गया वो पेड़ों के नाम पर थे सभी स्टॉल्स, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव 2024 का समापन हो गया है 6 जनवरी 2024 को, और 20 दिसंबर को इसकी शुरुआत की गई थी और इसका उद्घाटन किया गया था दीपिका पांडे सिंह के द्वारा जो कि ग्रामीण विकास मंत्री थी, और मोराबादी मैदान में इसका आयोजन किया गया 20 दिसंबर से 6 जनवरी 2025 के दौरान, और 6 जनवरी को इसका समापन हो गया। और समापन समारोह में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। आपको बता दें कि महोत्सव का जो उद्देश्य है आयोजन का वो खादी को और खादी से बने कपड़े को या दूसरे प्रोडक्ट को बढ़ावा देने का है। महोत्सव में स्टॉल्स के सारे जो नाम हैं वो पेड़ों के नाम पर रखे गए थे, और महोत्सव में झारखंड के अलावा पूरे देश के अलग अलग राज्यों के जो उद्यमी हैं वो यहाँ पे आए थे जिन्होंने अपना स्टॉल्स लगाया था राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव में। इसके अलावा
खादी संस्थाओं के साथ साथ विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी और निजी संस्थाओं की जो उद्यमी हैं या संस्थाएं हैं उनके द्वारा भी यहाँ पे स्टॉल्स लगाया गया था। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और आज का नेक्स्ट करंट अफेयर्स का जो प्रश्न है वह है, झारखंड में किस वायरस को लेकर अलर्ट और गाइडलाइंस जारी किए गए हैं? HTLV-1, MERS, HMPV या RSV? आपको बता दें कि ये जो वायरस है ये HMPV वायरस है, जो एक चाइनीज़ वायरस है। इसको लेकर झारखंड सरकार ने भी गाइडलाइन जारी किया है, क्योंकि देश के अन्य हिस्सों में ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जो HMPV से पीड़ित हैं। आपको बता दें कि कोरोना के बाद अब चीन का एक नया वायरस विश्व को अपने चपेट में ले रहा है धीरे धीरे, और यह जो वायरस है इसका नाम है HMPV। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस इसका पूरा नाम है, HMPV, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। इसकी पुष्टि के बाद झारखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जो कुछ लोगों में यह वायरस पाया गया है। उसके बाद झारखंड सरकार ने भी इससे संबंधित अलर्ट जारी कर दिया है। इसके लक्षण की बात करें तो संक्रमण के कारण खांसी, सर्दी, बुखार, गले में खराश, निमोनिया और कमजोरी जैसी समस्या देखने को मिलती है। और आपको बता दें कि ये वायरस कोरोना जितना खतरनाक तो नहीं है, लेकिन केयर की आवश्यकता है। झासा के अध्यक्ष पद पर कौन निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर विमलेश सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर कृष्ण मुरारी सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर ठाकुर मृत्युंजय सिंह या ऑप्शन डी डॉक्टर सिद्धेश्वर बास्की। झासा के नए अध्यक्ष के तौर पर निर्विरोध निर्वाचित होने वाले जो डॉक्टर हैं वह है डॉक्टर विमलेश सिंह, जिन्हें निर्विरोध निर्वाचित कर लिया गया है। वैसे इसका चुनाव होना अभी बाकी है। आपको बता दें कि झारखंड स्टेट हेल्थ सर्विस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के तौर पर निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं डॉक्टर विमलेश सिंह। 5 जनवरी 2025 को निर्विरोध वो निर्वाचित हो गए हैं। आपको बता दें झासा के बारे में कि झासा एक ऐसा संगठन है जो डॉक्टर्स का संगठन है, सरकारी डॉक्टर्स का झारखंड में। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो झारखंड स्टेट हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है, और झारखंड में राज्य स्तरीय सरकारी चिकित्सकों का सबसे बड़ा ये संगठन है। वैसे पूरे देश में भी एक संगठन कार्य करता है डॉक्टर्स का जिसका नाम है IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। उससे अलग है ये झासा, जो झारखंड के सरकारी चिकित्सकों का एक सबसे बड़ा संगठन है। झासा के अगर सदस्य की बात करें तो झारखंड में जो भी सरकारी डॉक्टर हैं उनका ये संगठन है झासा, झारखंड स्टेट हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन। और इसका कार्य है चिकित्सकों के हितों के साथ साथ समाज के स्वास्थ्य को ध्यान रखना। यानी झासा मुख्य तौर पर अपने चिकित्सकों, अपने डॉक्टर्स का केयर तो करता ही है संगठन के माध्यम से। इसके अलावा समाज में जो अन्य लोग हैं उनके स्वास्थ्य को ध्यान रखने का कार्य भी झासा के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड यानी CUJ में किस विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला यानी वर्कशॉप का आयोजन किया गया? बुक राइटिंग एंड एडिटिंग, मेक इन इंडिया, रोड सेफ्टी या कंटेंट क्रिएशन? आपको बता दें इसका सही उत्तर है कंटेंट क्रिएशन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आपको बताते हैं कि यह आयोजन में क्या ट्रेनिंग दिया जा रहा है उन लोगों को जो इसमें उपस्थित हो गए। वैसे ये कार्यक्रम अभी शुरू नहीं हुआ है। आपको बता दें कि CUJ यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जो कि रांची में है, चेड़ी मनातू परिसर। आपको बता दें कि 2 परिसर है CUJ रांची का, एक बॉम्बे में है जो कि अस्थाई है और ये अस्थाई है कैंपस चेड़ी मनातू का। 2 कैंपस में से चेड़ी मनातू कैंपस में इसका आयोजन हो रहा है वर्कशॉप का, और ये होने वाला है, अभी शुरू नहीं हुआ है। आपको बता दें इसका आयोजन 17 जनवरी से शुरू होगा, 17 से 28 जनवरी 2025 के बीच झारखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट के सहयोग से।
अगर इसके वर्कशॉप के उद्देश्य की बात करें तो कंटेंट क्रिएशन के माध्यम से झारखंड के पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और कंटेंट क्रिएशन की बात करें तो दोस्तों, कंटेंट क्रिएशन के माध्यम से अलग अलग माध्यम से जो जैसे ब्लॉगिंग है, व्लॉगिंग है, इस तरह का जो वीडियोस बनाना है या फिर किसी तरह का ब्लॉगिंग करना है, यानी टेक्स्ट के माध्यम से लोगों तक जो अपनी बातें पहुंचानी है, वैसी बातें वैसे ट्रेनिंग लोगों को दिया जाएगा। साथ में फोटोग्राफी, शॉर्ट फिल्म्स बनाने की जानकारी भी कंटेंट क्रिएशन के माध्यम से यहाँ उपस्थित लोगों को दिया जाएगा, ताकि वो अपने क्रिएशन के द्वारा झारखंड के पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा दे सकें। अगर इसके विषय की बात करें तो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन ही इसका मुख्य विषय है, जो यह आयोजन किया जाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में जो वर्कशॉप आयोजित होगा। इसमें कुल 50 सीटें हैं। गूगल फॉर्म के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और कार्यशाला में जो प्रतिभागी होंगे उसमें सामग्री निर्माण और सोशल मीडिया जो है के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ जो वर्कशॉप होगा उसमें फ़ोटोग्राफी का प्रशिक्षण दिया जाएगा, रील मेकिंग का, जो आजकल शॉर्ट वीडियोस बनाए जाते हैं उसके लिए, साथ में शॉर्ट फिल्म्स बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके अलावा ब्लॉगिंग, व्लॉगिंग और पॉडकास्टिंग की ट्रेनिंग भी कंटेंट क्रिएशन के माध्यम से दिया जाएगा। व्लॉगिंग और पॉडकास्टिंग में हो सकता है कि आपको पता नहीं चले कि ये क्या है, आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि ब्लॉगिंग जो है टेक्स्ट के माध्यम से लोगों तक बात पहुंचाने की एक मीडियम है। जैसे आप ब्लॉगिंग के माध्यम से अपना कोई टेक्स्ट राइटिंग करते हैं और डालते हैं किसी भी, जैसे गूगल में डाल दिया या फिर दूसरे कहीं पे भी जहाँ कंटेंट क्रिएशन होता है, टेक्स्ट के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने की बात होती है, वो उसको हम लोग ब्लॉगिंग कहते हैं। वहीं व्लॉगिंग का बात कर लें तो व्लॉगिंग जो है वीडियो के माध्यम से अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाते हैं। जैसे आमतौर पे हम लोग यूट्यूब पे वीडियोज़ देखते हैं, शॉर्ट फिल्म देखते हैं, उसे कहते हैं व्लॉगिंग। और पॉडकास्टिंग की बात कर ले तो पॉडकास्टिंग भी एक माध्यम है जिसके थ्रू आम लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाती है, परंतु ये रेडियो जैसा माध्यम है जिसके माध्यम से व्यक्ति केवल किसी चीज़ को सुन सकता है। परंतु अब जो पॉडकास्टिंग है वो वीडियो के माध्यम से भी होने लगा है और इसका विषय कुछ भी हो सकता है। किसी भी विषय पर पॉडकास्टिंग किया जा सकता है, किसी भी विषय पर ब्लॉगिंग किया जा सकता है, किसी भी विषय पर व्लॉगिंग भी किया जा सकता है और सब्जेक्ट भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं। कोई लिमिटेड इसका एरिया नहीं है या सब्जेक्ट नहीं है। इसके अलावा केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में जान लेते हैं जो कि रांची में है। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी और इसके जो संस्थापक कुलपति थे, वाइस चांसलर थे, वो डारलैंडो खाथिंग थे। वर्तमान में प्रोफेसर क्षिति भूषण दास इसके वीसी हैं। और इसके 2 कैंपस हैं, बॉम्बे परिसर में जो कि अस्थायी परिसर है और चेरी मनातू में जो कि स्थायी परिसर है। और जो इसका मोटो है यूनिवर्सिटी का, वो नॉलेज टू विजडम, यानी ज्ञान से बुद्धि तक मोटो इस यूनिवर्सिटी का है। इसके अलावा प्रश्न नंबर जो 5 है यह है 2024 का जयपाल सिंह मुंडा खेल रत्न पुरस्कार किस संस्था के द्वारा 33 खिलाड़ियों, कोच एवं खेलों को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं को दिया गया है। ऑप्शन ए आशा फाउंडेशन, ऑप्शन बी उम्मीद फाउंडेशन, ऑप्शन सी बिरसा फाउंडेशन या ऑप्शन डी सृजन फाउंडेशन। आपको बता दें कि जयपाल सिंह मुंडा खेल रत्न पुरस्कार उम्मीद फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है, जो जयपाल सिंह मुंडा के जन्म दिवस पर 3 जनवरी को घोषित किया जाता है। यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें जयपाल सिंह मुंडा खेल रत्न पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई है। यह 3 जनवरी को की गई थी जयपाल सिंह मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर। और 33 उत्कृष्ट खिलाड़ियों, कोच एवं खेल को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं को सम्मानित करने की घोषणा की गई थी। और 5 जनवरी 2025 को सभी को उम्मीद फाउंडेशन के द्वारा सम्मानित किया गया। और उम्मीद फाउंडेशन के तत्वावधान में रांची के आड्रा हाउस में सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। इसमें मुख्य अतिथि थे पर्यटन, कला एवं संस्कृति और खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू। और इन्होंने सभी खिलाड़ियों, कोच और खेल को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर कुल 5 अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे जयपाल सिंह मुंडा खेल रत्न पुरस्कार, जयपाल सिंह खेल पुरस्कार, गुरु सिलवानिस डुंगडुंग पुरस्कार, गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार और झारखंड खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। आइए इन सभी अलग अलग श्रेणियों में किनको किनको पुरस्कृत किया गया है उसे भी देख लेते हैं।
आपको बता दें कि जयपाल सिंह मुंडा खेल रत्न पुरस्कार 2024 की बात करें तो दीपिका कुमारी, निक्की प्रधान, अंकिता भगत, ब्यूटी डुंगडुंग, संगीता कुमारी, बाबूलाल हेम्ब्रम, मनीष मुंडा, अभिषेक लकड़ा, आलोक लकड़ा, पीयूष और सबीना कुमारी को दिया गया। ये जयपाल सिंह मुंडा खेल रत्न पुरस्कार था। वही जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार की बात करें, विकास कच्छप, अमीषा केरकेट्टा, अनूप कुमार, ईशान सिंह, ईशान सोनकर, सुजाना लकड़ा, शीला कुमारी, स्नेहा थापा, यमुना पासवान, निशिमा कुमारी, रिया वर्मा आदि जो प्रमुख नाम है उसे ध्यान रखने की आवश्यकता है। 33 खिलाड़ियों को दिया गया, ये याद रखिएगा कि बस 33 खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया है। जयपाल सिंह मुंडा खेल रत्न पुरस्कार 33 लोगों को दिया गया है और जो मुख्य खिलाड़ी हैं उनके बारे में ज़रूर याद रखिएगा। सभी याद रखने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। आपको बता दें कि गुरु सिल्वानिस डुंगडुंग पुरस्कार की बात करें तो प्रकाश राम, जो कि एक कोच हैं प्रकाश राम आर्चरी के, बबलू कुमार, सरोजनाथ महतो, भूपेंद्र नाथ महतो, राजीव रंजन, ज्योति और सुधीर गोला। इसके अलावा गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करें जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है, स्वर्गीय रॉबर्ट किस्पोट्टा, मानस सिन्हा और मारिया गोरिती मिंज को दिया गया है। और झारखंड खेल रत्न प्रोत्साहन पुरस्कार 2 संस्थाओं को दिया गया है, झारखंड सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी को और टाटा आर्चरी एकेडमी को। दोस्तों चलिए अब बारी है कुछ प्रश्नों को रिवीजन करने की और रिवीजन कर लेते हैं कुछ प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न है, फोर्ब्स 30 अंडर 30 में इस वर्ष यानी 2024 में किसे शामिल किया गया था? झारखंड से प्रमोद रंजन यानी प्रमोद प्रिय रंजन को शामिल किया गया था फोर्ब्स 30 अंडर 30 में। नारायण महतो किस खेल से जुड़े खिलाड़ी हैं जिनकी चर्चा इन दिनों हो रही है? ये प्रसिद्ध साइकिलिस्ट है। सरोजनी दामोदर फाउंडेशन +2 में बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रतिवर्ष कितना स्कॉलरशिप दे रही है? ये 10,000 रुपये दे रही है स्कॉलरशिप प्रतिवर्ष। झारखंड एक बेचैन राज्य का सुख पुस्तक के लेखक कौन है जिसका विमोचन किया गया है? इसके लेखक हैं श्याम किशोर चौबे। झारखंड साइकिल वितरण योजना के तहत सहायता राशि के रूप में लाभार्थी छात्रों को साइकिल खरीदने के लिए कितने रुपए दिए गए हैं? आपको बता दें ये राशि अब 4,500 रुपये हो गया है और 4,500 रुपये साइकिल वितरण योजना के तहत लाभार्थी छात्रों को दिया जाता है। झारखंड ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के गठन की मंजूरी के बाद इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आपको बता दें मुख्य सचिव झारखंड के जो होंगे वो झारखंड ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे मुख्य सचिव। हाल ही में भगवान बिरसा मुंडा की वीरता और संघर्ष पर बन रही फिल्म पर पोस्टर किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था अमिताभ बच्चन के द्वारा केबीसी के दौरान। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया है? ये रांची में स्थापित किया गया है। दिव्यांगों के लिए पहला विश्वविद्यालय है जो पूर्वी भारत में स्थापित किया जाएगा। 1940 विश्व युद्ध और बदलते अलगाव के साय में स्वतंत्रता आंदोलन के लेखक कौन है? इसके लेखक बसंत हेतम सरिया हैं। झारखंड उच्च न्यायालय में 16वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? यह है दोस्तों जस्टिस MS रामचंद्र राव जो झारखंड के 16वें मुख्य न्यायाधीश है और हिमाचल प्रदेश में इससे पहले वो चीफ जस्टिस हुआ करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। और आज का जो अभ्यास प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल के गठन का निर्णय लिया है? मेकन, HEC, सेल या CCL? इसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में इसे हम लोग डिटेल में देखेंगे। तब तक जुड़े रहिए, देखते रहिए झारखंड अपडेट करंट अफेयर्स के लिए। धन्यवाद दोस्तों।